अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही सोचने और झकझोर देने वाला स्टोरी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। न्यूज़ है कर्नाटका गवर्नमेंट की। कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शफी साद ने यह क्लेम किया है कि वक्फ बोर्ड ने कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट से मशवरा और रजामंदी के बाद स्टेट में 10 मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज खोलने का और ओपन करने का फैसला लिया है। ये फैसला सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी टेक्निकलिटी क्या है, आखिर वक्फ बोर्ड को ऐसा फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस फैसले लेने के बाद क्या कंट्रोवर्सी उठा है, हमें इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। 2022 की शुरुआत जनवरी में कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट उडुपी में हिजाब के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी शुरू होता है, जहां कुछ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की वजह से क्लास से निकाल दिया जाता है। मामला तूल पकड़ता है, बात बढ़ती जाती है। फिर यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में जाता है, जहां 15 मार्च को कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब को नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम मानते हुए इसको बैन कर दिया। फिर उसके बाद एक हंगामा और बवाल शुरू होता है और मीडिया की बदमाशी और जो टेरर है वो हमें देखने को मिलता है कि कैसे मुस्लिम लड़कियों के, मुस्लिम खवातीन के सर से ज़बरदस्ती नकाब उतरवाया जाता है, बच्चियों को न्यूज़ वाले ह्यूमिलिएट करते हैं। फिर 10th और बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की वजह से एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है और एग्ज़ाम नहीं लिखने दिया जाता है। बहुत सारे टीचर्स को हिजाब अलाउ करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट 10th के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं। मुस्लिम लड़कियों के तालीम का बड़ा नुकसान होता है। इस पूरे पस मंज़र और बैकग्राउंड के साथ अभी 2 दिन पहले कर्नाटका वक्फ बोर्ड का एक वफद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से मुलाकात करता है। उसके बाद 10 मुस्लिम कॉलेज ओपन करने का अनाउंस किया जाता है, जहां यह क्लेम किया जाता है कि वो जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब की वजह से उनकी तालीम रुक गई है, उन्हें उसमें पढ़ने का मौका दिया जाएगा। यह फैसला कितना असरदार है, इसकी क्या हकीकत है, उसको हम लोग बाद में बहस करेंगे। मगर उससे पहले यह समझिए कि सिर्फ इतना कह देने भर से कि गवर्नमेंट के कंसेंट और रजामंदी से 10 मुस्लिम कॉलेज खुलने वाला है, कर्नाटका के कई राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के खुद के नर्चर किए हुए हैं, जो गवर्नमेंट के खुद के पाले हुए हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कड़े तरीके से अपोज किया और गवर्नमेंट को खूब आड़े हाथों लिया और यह धमकी दी कि इसके खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया जाएगा। हिंदू जनजागृति समिति के लीडर मोहन गौड़ा ने यहां तक कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसके अगेंस्ट है। अगर गवर्नमेंट इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो हम इसके खिलाफ खुल करके प्रदर्शन करेंगे यानी प्रोटेस्ट करेंगे। श्री राम सेना के फाउंडर प्रमोद मुतालिक, जो साउथ में बहुत ज़्यादा हेट स्पीच देने के लिए फेमस है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि स्टेट में इस ऐसे फैसले की यानी स्कूल और कॉलेज मुस्लिम लड़कियों के लिए खोले जाने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए कॉलेज खोला जाए, गवर्नमेंट सिर्फ इसकी इजाज़त दे दी, वो इसको भी अपोज करेंगे और इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देंगे और स्टेट में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी माइनॉरिटीज़ के यानी मुसलमानों के अपीजमेंट के और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करेगी। सिर्फ इतना कह देने भर से कि ठीक है तुम अपना कॉलेज खोल लो, इस बात के लिए भी उनको यह गवारा नहीं है कि आप ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೀತಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ನೀವು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये और बात है कि ये 10 कॉलेज खोलने की कोशिश और ऐसा दावा अपने आप में खोखला है, मगर फिर भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने फौरन इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात हुई है कि वक्फ बोर्ड 10 कॉलेज खोलेगा या हम उसकी कोई परमिशन देंगे। अब इस वीडियो का जो सबसे अहम पहलू है उसको समझिए। मैंने कुछ मुस्लिम जर्नलिस्ट और कुछ कम्युनिटी पोर्टल्स पे यह देखा कि गवर्नमेंट को और राइट विंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड को कॉलेज नहीं खोलने दे रहे हैं या इसके खिलाफ अड़चन बन रहे हैं। मगर अफसोस होना तो ये चाहिए था कि हम इस बात के ऊपर बात करते कि वक्फ बोर्ड के ऐसे स्कूल और कॉलेज खोलने की जो एक कोशिश है, जो एक फैसला है, ये कितना स्टेबल और कितना इफेक्टिव मूव होगा। एक तो यह मिथ कि वक्फ की प्रॉपर्टी अनटचेबल है और कोर्ट में उनका कोई भी मामला इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। फिर हम हिंदुस्तान में ऐसे ढेरों मामला देखते हैं जहां वक्फ की प्रॉपर्टी पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, कहीं मस्जिद और मंदिर के नाम पर, कहीं आस्था के नाम पर।
कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, उसे पहले उसको प्रूफ करना होगा कि ये वाकईतन वक्फ की प्रॉपर्टी है। और अगर आप 1 मिनट के लिए प्रूफ कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप है गवर्नमेंट के तरफ से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, एजुकेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो स्टेट के पास हर वक्त ये पावर है कि वो जब चाहे किसी कॉलेज और स्कूल का ना सिर्फ ये कि सिलेबस को चेंज कर सकता है, बल्कि उसके ड्रेस कोड को भी चेंज कर सकता है और उसको बैन भी कर सकता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है अभी दारुल उलूम देवबंद और उसके समेत 300 मदरसों को इलीगल डिक्लेयर करना और असम में ढेरों मदरसों की शहादतें, जबकि उन मदरसों में गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लग रहा था, वो टोटली कम्युनिटी फंडेड था। तो अब जब आप जिन रीजंस के बेस के ऊपर, जिन वजूहात के बिना पर मुस्लिम गर्ल्स के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोलना चाह रहे थे, बात वहीं लौट करके और घूम करके आ रही है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको चलाना पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए जो कर लें। तो ऐसे में जब आपके पास स्कूल और कॉलेज का सिलेबस आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका ड्रेस कोड क्या होगा, उसका यूनिफॉर्म क्या होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? होम स्कूलिंग, डिस्टेंस एजुकेशन या और क्या क्या? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कभी अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हमारे स्कूल और कॉलेज का सिलेबस कैसे हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी से टकराता है और उसके लिए खतरनाक है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए। थैंक यू।